बच्चों, हम पढ़ेंगे भारत और समकालीन विश्व एक, जो कि कक्षा 9वीं के लिए इतिहास की पुस्तक है। इसका जो अध्याय 2 हम पढ़ रहे हैं बच्चों, आपको पता ही इसका अध्याय 2 हम पढ़ रहे हैं और उसके जो आगे के भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका जो भाग जो पढ़ेंगे हम स्तालिनवाद और सामूहिकीकरण। ठीक है, स्तालिनवाद और सामूहिकीकरण अध्याय 2 हम पढ़ रहे हैं। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। ठीक है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति का यह भाग है। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्तालिनवाद और सामूहिकीकरण। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। तो हमने इसके पहले के भाग में पढ़ा था कि जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी या बोल्शेविक सरकार का गठन हो गया था, जो कि समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी, तो खेती का सामूहिकीकरण किया गया था, खेती पर समूह का कब्जा हो गया था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर वही लिखा है कि नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा था। ठीक है, तो नियोजित अर्थव्यवस्था भी हमने पढ़ी थी कि 5 वर्ष के लिए योजनाएं बनाई गई थी। ठीक है, 5 वर्षीय योजनाएं बनाई गई थी और उसके आधार पर कार्य किया गया था तथा खेती का सामूहिकीकरण किया गया था और उसी को बढ़ावा भी मिला था। तो उससे जो तबाही जुड़ी है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। 1927 से 28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, उससे ज्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था। तो सरकार ने कीमतें निश्चित कर दी थी और उससे ज्यादा कीमत पर अनाज बेचा नहीं जा सकता था। लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। किसान उस कीमत पर सरकार को नहीं बेचना चाहते थे अनाज। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। तो पहले लेनिन ने जो सत्ता की कमान संभाल रखी थी, ये हमें पता है, और उसके बाद स्टालिन, ठीक है, स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। ठीक है, संपन्न किसानों को कुलक कहा गया है यहाँ पर। तो कुलक किसे कहा जाता है? संपन्न किसानों को रूस में कुलक कहा जाता था। तो उनके जो ठिकाने थे उन पर छापे मारे गए था। क्यों? क्योंकि सरकार को यह अनुमान था कि इन लोगों ने अनाज को छुपा रखा है और सरकार को बेच नहीं रहे हैं, इसलिए उनके ठिकानों पर छापे मारकर अनाज को जब्त किया गया। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। तो खेतों के सामूहिकीकरण को फिर से बढ़ावा मिला। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई थी। ठीक है, 1917 के बाद जो स्थिति थी उस समय क्रांति के बाद वाली, उस समय जो जमीन थी किसानों को सौंप दी गई थी। फलस्वरूप ज्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सका था। तो अधिकतर किसानों के पास कैसे खेत थे? छोटे छोटे खेत थे। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। तो आधुनिक खेत विकसित करने के लिए क्या जरूरत थी? कुलकों का सफाया, मतलब जो संपन्न किसान थे उनको हटाया जाना था क्योंकि उनके पास बहुत अधिक जमीन थी। ठीक है, अनाज को बेचना नहीं चाहते थे और अधिक दाम पर बेचना चाहते थे। किसानों से जमीन छीनना, ठीक है, किसानों से जमीन छीनकर राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी था। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। तो इसके बाद स्टालिन ने जो कार्यक्रम शुरू किया था वो था सामूहिकीकरण। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती कोलखोज में काम करने का आदेश जारी कर दिया। तो सभी किसानों को क्या आदेश दे दिया था? कोलखोज में काम करना। कोलखोज मतलब सामूहिक खेतों में। ज्यादातर जमीन
और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। तो सरकार ने जो सामूहिक खेती का फैसला लिया था वो किसानों को पसंद नहीं था और वो उससे गुस्सा थे और इसका विरोध कर रहे थे और इसके विरोध में अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 31 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। ठीक है, उन्होंने गुस्सा प्रदर्शित करने का ये तरीका अपनाया। मवेशियों की संख्या, मवेशी मतलब चौपायों या जानवरों की संख्या में कमी आ गई। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया था। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर है और न ही समाजवाद के विरोधी। जो सामूहिकीकरण का विरोध कर रहे थे जो किसान, उनका ये कहना था कि न तो वे अमीर है, अमीर भी नहीं है वे, और वे समाजवाद के विरोधी भी नहीं है। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते थे। उनके बहुत से कारण थे जिसके कारण वे सामूहिक खेतों पर काम करना नहीं चाहते थे, इसलिए ही वे विरोध प्रदर्शित कर रहे थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। तो स्वतंत्र किसान भी सीमित मात्रा में थे, सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसान भी थे, लेकिन इन लोगों को कोई सहायता नहीं दी जाती थी। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई। तो सरकार का जो फैसला था कि सामूहिक खेती की जाएगी, किसानों से जमीन ले ली गई थी, खेत ले लिए गए थे और वहां सामूहिक खेती की गई थी और किसानों को आदेश दे दिया गया था कि वह सामूहिक खेती में काम करेंगे। तो इतना करने के बावजूद भी वहां पर उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 से 33 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। तो ऐसी स्थिति में वहां एक बड़ा अकाल पड़ा था और इतने 40 लाख से ज्यादा लोग वहां मारे गए थे। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। तो पार्टी में भी इस बारे में विरोध था। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया था। तो जो वहां पर स्टालिन और उनके सहयोगी जो थे वो समाजवाद के खिलाफ जो थे साजिश रच रहे थे या जो समाजवाद के खिलाफ जा रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे, उनके खिलाफ सरकार कठोर निर्णय ले रही थी और अधिकतर लोगों को जेलों में डाल दिया गया था या फिर श्रम शिविरों में। ज्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। अपराध नहीं किया था तो भी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवा लिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है। ठीक है, ऐसा लिखवा लिया गया यातनाएं दे देकर और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग थे। तो ये स्थिति हो गई थी वहां पर सामूहिकीकरण के कारण। इसके साथ ही यहाँ कुछ स्रोत दे रखे हैं जिससे कि हमें पता चल सकता है कि वहां उस समय कैसी स्थिति थी। तो यहाँ पर पहला जो दे रखा है स्रोत घ, सामूहिकीकरण के विरोध और सरकार की प्रतिक्रिया का सरकारी विवरण है ये। ठीक है, सरकारी। इस साल फरवरी के दूसरे पखवाड़े में यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किए हैं। यह स्थिति सामूहिकीकरण के क्रियान्वयन के दौरान पार्टी के निचले कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी लाइन को ठीक से लागू न किए जाने और गर्मियों में होने वाली कटाई की तैयारियों का परिणाम है। बहुत थोड़े से समय में उपरोक्त क्षेत्र में चल रही गतिविधियां आसपास के इलाकों में भी फैल गई। कौन सी गतिविधियां? किसानों ने जो बड़े पैमाने पर विद्रोह किया था, ये वाली गतिविधि। सबसे आक्रामक विद्रोह सीमावर्ती इलाकों में हुए हैं। विद्रोही किसानों का ज्यादा जोर इस बात पर है कि सामूहिकीकरण के कारण उनसे छीन लिया गया अनाज, मवेशी और औजार उन्हें लौटा दिए जाए। तो सामूहिकीकरण के कारण किसानों से जमीन, उनके मवेशी, औजार सब कुछ छीन लिया गया था। 1 फरवरी से 15 मार्च के बीच
25,000 गिरफ्तारियां हो चुकी है। 656 को मृत्युदंड दिया गया है। 3,673 को श्रम शिविरों में बंद कर दिया गया है और 5,580 को देश निकाला दिया गया है। यूक्रेन राज्य पुलिस प्रशासन के प्रमुख के.एम. कार्लसन द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति को भेजी गई रिपोर्ट, जो कि 19 मार्च 1930 की है। और इसके साथ ही स्रोत जो च दे रखा है, इससे भी स्पष्ट हो जाता कि वहां पर सामूहिकीकरण के कारण क्या स्थिति थी। यह एक ऐसे किसान द्वारा लिखा गया पत्र है जो सामूहिक खेत में काम नहीं करना चाहता। वह सामूहिक खेत में काम नहीं करना चाहता है। उसने क्रिस्तियानस्काया गजेटा, जो कृषक समाचार पत्र था, को यह खत लिखा। मैं स्वाभाविक रूप से खेती करने वाला किसान हूँ। मेरा जन्म 1879 में हुआ था। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। मेरी पत्नी की पैदाइश 1871 की है। मेरा बेटा 16 साल का और 2 बेटियां हैं, 19 साल की है। तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं। मेरी बहन 71 साल की है। 1932 से मेरे ऊपर इतने भारी कर थोप दिए गए हैं कि उन्हें चुकाना असंभव है। 1935 में तो स्थानीय अफसरों ने कर और भी बढ़ा दिए। मैं इतना कर नहीं चुका पाया और मेरी सारी संपत्ति कुर्क कर ली गई, मतलब सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। मेरा घोड़ा, गाय, बछड़ा, भेड़, मेमने, सारे औजार, फर्नीचर और घर की मरम्मत के लिए रखी लकड़ी, सब कुछ कुर्क करके बेच डाले। 1936 में उन्होंने मेरी 2 इमारतें बेच दी। कोलखोज नहीं उन्हें खरीद लिया। कोलखोज मतलब जो सामूहिक खेती करने वाले थे, उन्होंने खरीद लिया। 1937 में मेरी दोनों झोपड़ियों में से भी एक बेच दी गई और दूसरी को जब्त कर लिया गया। ठीक है, तो यह स्थिति थी। इसके साथ ही यहाँ पर एक जो फोटो दे रखा है, विशाल सामूहिक फार्मों में काम करने के लिए जुटी किसान औरतें, और यहाँ पर भी जो दे रखा बच्चों, एक सामूहिकीकरण के दौर का एक पोस्टर है। इसमें लिखा, हम खेती में कमी लाने वाले कुलक पर वार करेंगे। ठीक है, कुलक कौन थे? संपन्न किसान। और स्रोत ग भी जो दे रखा है, ये एक पत्र है 1933 में, सोवियत बचपन के स्वप्न और यथार्थ। ठीक है, उससे लिया गया है ये। प्रिय दादाजी कालिनिन, मेरा परिवार बड़ा है, 4 बच्चे हैं। हमारे पिता अब नहीं है, वे मजदूरों के लिए लड़ते हुए मारे गए थे और मेरी माँ बीमार है। मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ पर स्कूल नहीं जा सकता। मेरे पास पुराने जूते थे पर अब वह इतने फट चुके हैं कि कोई उनकी मरम्मत नहीं कर सकता। मेरी माँ बीमार है। हमारे पास न तो पैसा है और न ही रोटी, पर मैं पढ़ना बहुत चाहता हूँ। हमारे सामने पढ़ने और बस पढ़ने की जिम्मेदारी है। व्लादिमीर इलिच लेनिन ने यही कहा है, पर मुझे स्कूल जाना छोड़ना पड़ेगा। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मुझे फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा ताकि मेरा परिवार भूखों मरने से बच पाए। प्रिय दादाजी, मैं 13 साल का हूँ, पढ़ाई में अव्वल आता हूँ और मेरी कोई खराब रिपोर्ट नहीं है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। सोवियत राष्ट्रपति कालिनिन के नाम 13 वर्षीय एक मजदूर बालक द्वारा 1933 में लिखा गया पत्र। ठीक है, तो यह स्थिति थी बच्चों उस समय की।